हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। आज सुनिए आभा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी आरंभ। आभा श्रीवास्तव जी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त हैं। फैंटेसी और फिक्शन इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। प्रस्तुत है कहानी आरंभ। सर्दी की उस हाड़ कपाती रात में जब ट्रेन अपनी तीव्र गति से भाग रही थी, न जाने किस छोटे से स्टेशन पर मेरी आंख खुल गई। शायद 10 मिनट के लिए ट्रेन रुक सी गई थी। सारे यात्री गहरी नींद में थे कि टिकट चेकर के साथ साथ ही वो स्त्री भी मेरी बर्थ के पास आ गई थी। पिछले 4 घंटे से वो बर्थ खाली ही थी। तुम यहीं बैठो विजी, चाहो तो सो भी जाना, मेरी ड्यूटी है। बीच बीच में आकर देखता रहूँगा तुमको। स्वर सुनकर कच्ची नींद से धुंधलाई मेरी आंखों ने जिस क्षण उस स्त्री का चेहरा देखा तो अचकचाकर मैं उठ बैठी। नींद सहसा ही पलकों से निकल भागी। विजी, ये तो विजय लक्ष्मी थी, मेरी बाल सखी। कुछ ही बरस पहले जिसके ब्याह में मैंने भी मेहंदी रचाई थी, बन्ना बन्नी गाए थे, और तो और कभी डांस का एक स्टेप न जानने वाली मैंने भी उसके ब्याह में आड़े तिरछे ठुमके लगाए थे। फोड़ों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर मैं उसे देख रही थी, किंतु उसकी भाव शून्य आंखों में पहचान का कोई चिन्ह न था। उसके साथ वाले टिकट चेकर के कोट की जेब पर मैंने पढ़ा, शिवेंद्र प्रताप सिंह। मैं बोल पड़ी, शिवेंद्र जीजा जी? मेरा स्वर सुनकर वो चौंक पड़े। मुड़कर देखा तो मैं अपलक उन्हें देख रही थी। वैसे शिवेंद्र जीजा से मेरा कोई सीधा परिचय न था, किंतु विजी के पास उनकी तस्वीर मैंने कई बार देखी थी। बावरी सी मैं बोल पड़ी, जीजा जी, मैं आरती, विजी की सखी। क्या विजी ने कभी आपको मेरे बारे में बताया? हम इंटर तक साथ ही पढ़े थे। आपकी तस्वीर मैंने विजी के पास देखी थी, तभी पहचान पाई। अच्छा, तो आप ही हैं आरती? जी हाँ, विजी ने आपके बारे में बताया था मुझे। या ऐसे कहूँ कि विजी बस आपकी ही बातें करती थी मुझसे जब तक ये ठीक थी। इधर कुछ समय से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, शिवेन ने बताया। कुछ दिन पहले मानसिक अस्पताल वालों ने यह कहकर इन्हें घर भेज दिया था कि अब ये ठीक हो गई हैं, किंतु 2-4 दिन में ही इनकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी, सो इनको फिर से वहीं भर्ती कराने ले जा रहा हूँ। इतना कहकर वे विजी का बिस्तर ठीक करने लग गए। मात्र कुछ ही वर्षों में विजी क्या से क्या हो गई थी। हम लोग इंटर में पढ़ रहे थे, तभी विजी का ब्याह तय हो गया था। बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर थीं और विजी के ससुराल वालों को ब्याह की जल्दी पड़ी थी। माँ से कह सुनकर मैं दिन भर को विजी के घर चली गई थी। ढोलक, नाच गाना सभी कुछ बड़ी धूमधाम से चल रहा था। विजी की हल्दी चढ़ी थी, सो उसका गोरा चेहरा और भी गोरा लग रहा था। 2 दिन बाद ही इंग्लिश का पेपर था। मेरी तैयारी पूरी थी, सो मैं निश्चिंत थी, लेकिन विजी को इंग्लिश हवा लगती थी। डर के मारे उसका बुरा हाल था। फेल होने पर ससुराल में उसकी खूब नक कटाई होती। उसके ब्याह में पहनने के लिए मैं खास तौर से अम्मा की बनारसी साड़ी लेकर आई थी, किंतु शाम होते होते पता चला कि इसकी ससुराल में दुल्हन मुंह उघारे स्टेज पर नहीं बैठती, सो फेरों के बाद ही विदाई लेकर वे लोग चले जाएंगे। मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था। पीली साड़ी में कोने में बैठी विजी के पास बैठकर उसे मैं देर तक इंग्लिश प्रोज और पोइट्री के नोट्स रटाती रही। फिर रात होते होते पापा मुझे लेने आ गए थे। अपनी प्रिय सखी से अंतिम बार मिलकर मैं वापस चली आई। अंतिम बार इसलिए क्योंकि उसकी 6 बहनों और माता पिता के बीच मात्र एक ही मोबाइल फ़ोन था, जो बड़ी कठिनाई से सुलभ हो पाता था। उस पर विजी ब्याह कर किसी छोटे से कस्बे में जा रही थी। पता नहीं था कि उससे संपर्क रह भी पाएगा या नहीं। वैसे भी ब्याह के बाद मायके के पुराने रिश्तों से संपर्क रख पाना कठिन हो जाता है। परिचय का सूत्र निकल ही आया तो शिवेन जीजा भी विजी की बर्थ पर ही बैठ गए। अब आप हैं आरती तो मैं निश्चिंत हो गया हूँ, अन्यथा ड्यूटी छोड़कर बार बार इनको देखने आना पड़ता। वैसे कुछ नुकसान वगैरह नहीं करती हैं, ये शांत ही रहती हैं। बस इधर उधर न चली जाएं या बेहोश ना हो जाएं, बस यही देखना पड़ता है। मैं नींद की गोली देकर जा रहा हूँ, सो ही जाएंगी। फिर ट्रेन में हमारे डॉक्टर भी हैं, लेकिन आपके पास रहने से तसल्ली है। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा मोबाइल नंबर रख लीजिए, कॉल कर दीजिएगा। वे अपनी ड्यूटी पर चले गए। किंतु ये क्या हुआ, उनके जाते ही विजी सामान्य सी लगने लगी। कैसी है सखी? विजी ने मुझे अपने पुराने संबोधन से बुलाया तो मैं चकरा गई।
रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। कूपे की हल्की रोशनी में मैं पुरानी विजी को ढूंढ रही थी, जो आज भी मुझे उतनी ही सहज, सरल और आत्मीय लग रही थी जितनी कि वो पहले थी। एक बार भी मुझे नहीं लगा कि वो असामान्य है। जानती है सखी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो खेल चल रहा है ना, ये विधाता ने मेरी किस्मत में ही लिख रखा है। वो एक करुण हंसी हंस पड़ी। अभी पूरे 4 घंटे हैं हमारे पास अपना सुख दुख बांटने के लिए। चल टॉस करते हैं बचपन की तरह। हमने सिक्का उछाला। बारी उसी की आई। वैसे भी मेरे पास कुछ विशेष नहीं था कहने सुनने के लिए, सिवाय इसके कि पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर रही थी और माँ पापा मेरे लिए योग्य वर की तलाश में थे। जबकि विजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक लंबा अनुभव उस पर बीत चुका है। नींद की वो गोली जो शिवेन जीजा उसे खिला गए थे, वो कब की कूड़ेदान में थूकी जा चुकी थी। विजी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया था। आरती, तुझे छूकर लग रहा है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। तरस कर रह गई थी मैं एक आत्मीय स्पर्श के लिए। अच्छा हुआ तो तू मिली। मैं पागल नहीं थी आरती, मुझे पागल बनना पड़ा। उसके होंठ कांपने लगे। उस नन्ही सी उम्र में मुझे ब्याह कर अम्मा बाबू निश्चिंत हो गए थे कि एक बोझ निपटा। हम लोग 6 बहनें थीं। एक एक बेटी एक एक बोझ के बराबर थी हमारे घर में। बोझ जितनी जल्दी हल्का हो जाए उतना ही अच्छा। ब्याह कर उस छोटे से गांव में आई मैं अपने घर परिवार से बिछड़ कर बेहद घबरा गई थी। कोहबर की उस कोठरी में लंबे घूंघट के साथ मुझे बैठा दिया गया था। बाहर ढोलक की थापों के साथ गीत गाए जा रहे थे। घूंघट ऊपर सरका कर मैंने इधर उधर देखा। तभी एक छोटा बच्चा मेरी हथेली में कागज का टुकड़ा थमाकर भाग गया। खोल कर पढ़ा, बिंदु माँ से सावधान रहना। नीचे ना किसी का नाम ना हस्ताक्षर। मैं चकरा गई। मेरे मायके में तो यही पता था कि मेरी सास स्वर्ग सिधार चुकी हैं, फिर ये बिंदु माँ कौन थी? इतने में बाहर से स्त्रियों की खिलखिलाहट सुनाई पड़ी। वे सबकी सब मेरे पति के साथ भीतर आ रही थीं। विधि विधान के साथ सारे रीति रिवाज और कोहबर के खेल संपन्न हुए। और आरती, ये विडंबना भी देख सकी कि कोहबर के हर खेल की बाजी जीतने वाली मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी बाजी हार गई। मैं बावरी की तरह विजी की हर बात सुन तो रही थी, किंतु कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो कहती गई। 2-4 दिन बाद ही सारे मेहमान चले गए। दोनों ननदें भी अपना अपना नेग लेकर विदा हुईं। वे भी घर में भाभी के आ जाने से निश्चिंत थीं। जाने वालों में बड़ी बुआ अंतिम थी। अगले दिन सुबह उनकी वापसी थी और उस रात वे मेरे साथ जी भर के बातें करना चाहती थीं। सो शिवेन को बड़ी मिन्नतों के बाद उसारे में पड़ी चारपाई पर सोने भेज दिया और स्वयं मेरे पास आ गई। सास के ममतामयी रूप में मैं उनको देख रही थी। उनका स्नेह भरा हाथ मेरी पीठ सहला रहा था। हम लोगों ने ढेर सी बातें करी, लेकिन कोई एक बात थी जो वे बार बार कहते कहते रुक जा रही थीं और सशंकित होकर इधर उधर देखने लगती थीं। अंततः वे हिम्मत करके पूछी बैठी, दुल्हन, वो पर्चा तुमने पढ़ा, उसे फाड़ देना। हाँ बुआ जी, मैंने पढ़ लिया और फाड़ भी दिया, पर ये बिंदु माँ कौन है, आप बताएंगी? वे चोरों की तरह इधर उधर देखती हुई मेरे पास सरक आईं। दुल्हन, अभी उसे दूसरी जगह भेज दिया है। तुम्हारे ससुर गार्ड है ना, सो किसी सन्नाटे रेलवे स्टेशन पर उनको बेहोश पड़ी मिली थी। रीछ गए और उठा लाए, घर में रख लिया। बड़े बड़े बच्चों के रहते रीति रिवाज के साथ उसे ब्याह तो नहीं किया, लेकिन बच्चे उसे माँ का दर्जा देते हैं। लल्लन मेरे ससुर का ही घर का नाम है। से बहुत छोटी है उम्र में, समझ लो शिवेन से 5-1 बरस ही बड़ी है। रिश्तेदारी में बदनामी ना हो सो ब्याह भर वो अलग ही रही। 2-1 दिन में फिर रहने आ जाएगी। पूरे घर में उसी का राज है। लल्लन और शिवेन तो उसी के पल्लू से बंधे रहते हैं। जादूगरनी है पूरी। लड़कियां अपने अपने घर की हैं। अभी तुम्हारी उम्र कम है दुल्हन, होशियारी से रहना। बड़ी बुआ के झुर्रीदार चेहरे पर मेरे लिए फिक्र और ममत्व का भाव था। अगली सुबह वे चली गईं। ब्याह के घर में मेहमानों की चहल पहल थी। पहली बार उतने बड़े घर में मुझे बेहद सन्नाटा लगा। बाबूजी अपनी ड्यूटी पर जाने को तैयार हो रहे थे। शिवेन ने अपनी छुट्टियां बढ़वा ली थीं। अभी वे सो ही रहे थे। तभी बाहर तांगा रुका। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। इकहरे बदन की सांवली सी एक स्त्री तांगे से उतरी। बाबूजी ने पैसे चुकाए, फिर वे दोनों घर के भीतर आ गए। बहू, बहू, बाबूजी का स्वर सुनकर मैं कमरे से बाहर आ गई। घूंघट ऊपर करके देखा तो वही युवती मुस्कुरा रही थी। लाल रंग की सीधे पल्ले की छापे वाली साड़ी, पान दोख्ते से रंगे होंठ,
मांग भर सिंदूर, अठनिया बिंदी, भर हाथ चूड़ियाँ और एक मोहक सी चितवन। तो यही थी क्या बिंदु माँ? मैं सोच ही रही थी कि बाबूजी ने आदेश सा दिया, बहू इनके पैर पड़ो, ये तुम्हारी सासू माँ हैं। न चाहते हुए भी मुझे उनके पैर छूने पड़े। इतने में शिवेन भी उठकर आ गए। अम्मा अम्मा कहते उन्होंने भी पैर छूने का उपक्रम किया ही था कि बिंदु माँ ने उन्हें कलेजे से चिपका लिया। एक ठसक थी उनमें। जिस कुटिल तिर्यक दृश्य से वे मुझे देख रही थीं वो मुझे अंदर तक बींध गई। आने के साथ ही पूरे घर की साज संभाल अपने कब्जे में ले ली थी बिंदु माँ ने। कमर में चाबियों का गुच्छा खोसे, चांदी की भारी पाजेब छम छम बजाती। जब वे इधर से उधर डोलती तो मुझे दहशत सी होने लगती। उनके आने के बाद शिवेन जिस तरह बिंदु माँ कहते उनके आगे पीछे घूमते तो मुझे कहीं खटक सा जाता। फिर मैं स्वयं पर ही शर्मिंदा होती। कई बार सोचा रसोई में जाकर अपनी पसंद का या शिवेन के लिए कुछ खास बनाऊं, किंतु बिंदु माँ को जैसे सब पता था कि शिवेन या बाबूजी के खाने में कितना तेल मसाला पड़ना है या कौन सी सब्जी किसको पसंद है। मैं फुहड़ गंवार भला कहीं रसोई संभाल सकती थी? 2 महीना होते न होते मुझे अपने अंदर एक नन्हे जीव के आने की आहट सुनाई दी। सबसे पहले ये खुशखबरी मैंने शिवेन को दी। वे और बाबूजी दोनों ही बेहद प्रसन्न थे, किंतु बिंदु माँ का चेहरा पता नहीं क्यों फीका पड़ गया था। बाबूजी ने उनको मेरा खास ध्यान रखने के लिए कह रखा था। स्वयं बाबूजी अधिकतर ड्यूटी पर ही रहते थे। बिंदु माँ मुझे दूध, मलाई, मेवा खूब अच्छे से खिलाती थीं। कुछ अधिक ही लाड़ दिखा रही थीं वे। फिर एक दिन जब शिवेन और बाबूजी दोनों ही घर पर नहीं थे, उन्होंने मुझे भंडार घर से आवाज़ लगाई। चावल का भारी ड्रम उठवाना था क्योंकि वहाँ चूहे बहुत थे। जैसे ही मैं भंडार घर पहुँची वे अकेले ही ड्रम उठाने का उपक्रम करने लगीं और सहसा ही ड्रम लुढ़क गया, शायद उनके पैर पर। वे पैर पकड़कर बैठ गईं और मैंने पूरी ताकत के साथ ड्रम उठाकर सरका दिया। उसके बाद से ही मेरे गर्भ में भयानक पीड़ा होने लगी। जैसे ही पेट पकड़कर मैं दोहरी हुई, बिंदु माँ तुरंत उठ खड़ी हुई। क्या हुआ बहू? कहते हुए वे सहानुभूति दिखाने लगीं। मुझे बिस्तर पर लिटा तो दिया, किंतु मेरी क्षणिक भूल के कारण जो अनर्थ होना था वो हो ही गया। आने वाला जीव आने से पहले ही इस दुनिया से विदा हो गया था। शाम को बाबूजी और शिवेन को ये मनहूस समाचार बिंदु माँ ने ही दिया। दूसरे कमरे में लेटी हुई मुझसे उनके स्वर की चहक छिपी न रह सकी। घर में सभी दुखी थे। शिवेन से मेरा ध्यान रखने को कहकर उसी रात बाबूजी अपनी ड्यूटी पर चले गए। बाबूजी के जाते ही बिंदु माँ सिर दर्द का बहाना लेकर कमरे में पड़ गईं। उसके बाद आरंभ हुआ उस कलंक कथा का अध्याय। मैं वैसे ही अधमरी थी, शरीर से तो टूटी ही थी, अपनी कोख का अंश नष्ट हो जाने के कारण मन भी दुखी था। ऐसे में शिवेन मेरा ध्यान रखने के बजाय बिंदु माँ के कमरे में चले गए। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ अपने पति पर। अपनी संतान को खोने का दुख पत्नी के साथ बांटने के बजाय सौतेली माँ के सिरदर्द की अधिक चिंता थी उसे। मैं बड़ी देर तक कमरे में प्रतीक्षा करती रही शिवेन की। एक बार उठकर बिंदु माँ के कमरे में झांकने गई तो शिवेन उनके सिरहाने बैठे सिर दबा रहे थे। मुझे देखा तो अचकचा कर रुक गए। बिंदु माँ के चेहरे से तनिक भी नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई तकलीफ है। वे पूरी चैतन्यता से मुझे देखते हुए बोली, अंदर आ जाओ बहू। शिवेन तनिक हमारी छाती में आयोडेक्स भी मल देना, शायद ठंड लग गई है। मैं अपना क्रोध दबाए कुड़ते हुए अपने कमरे में चली आई। मुझे ये सब अटपटा लग रहा था। कब सो गई पता ही न चला। 2:30 आँख खुली, शिवेन अभी तक नहीं आए थे। मैं एक बार फिर उठी। बिंदु माँ के कमरे के किवाड़ की दरार से हल्की रोशनी आ रही थी। उड़के हुए किवाड़ों को हल्का सा धकेला तो शिवेन वहीं बिस्तर पर बिंदु माँ के साथ सो रहे थे। मैंने लाइट का स्विच ऑन किया। एक अनचाही भयानक चीख मेरे मुंह से निकल गई। हड़बड़ा कर शिवेन खड़े हो गए। कहते हुए शर्म आती है कि उस रात मैंने अपने ही घर में मर्यादित नैतिक रिश्तों की मर्यादा को तार तार होते देखा था। दूसरी तरफ मुंह करके शिवेन जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे, किंतु बिंदु माँ वैसे ही अस्त व्यस्त कपड़ों में अलसाई अधलेटी ही रहीं। पूरी बेशर्मी से मुस्कुरा कर बोली, बहू ये जो तुम देख रही हो ना, इसे अपने तक ही रखना, किसी से कहने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारे पति पर पहला हक तो मेरा ही है, इतना समझ लेना। मेरा सिर घूम रहा था और आंखें फट गई थीं। मैं कुछ बोलना चाह रही थी, किंतु क्रोध और उत्तेजना के कारण मुंह से झाग निकलने लगा, हाथ पैर ऐंठने लगे। मैं स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी कि मुझे क्या होता जा रहा है। अंततः चकराकर वहीं ड्योढ़ी के पास गिरकर बेहोश हो गई।
होश आया तो स्वयं को अस्पताल में पाया। जाने कितनी चोटें लगी थीं पूरे शरीर पर। पोर पोर दुख रहा था। सिर पर पट्टी बंधी थी। सामने शिवेन और बिंदु माँ बैठे थे। मुझे देखते ही बिंदु माँ कुटिल ढंग से मुस्कुराई। एक बार फिर मैं अपना आपा खो बैठी। फिर वही असामान्यता का दौरा पड़ा था मुझे। कई बार ऐसा होने पर डॉक्टर की सलाह से शिवेन ने मुझे मानसिक चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया। सच कहूँ सखी, वहाँ की दुनिया बहुत ही अनोखी थी। हर पागल स्वयं को दुनिया का राजा समझता था। इस गंदे समाज से वो दुनिया बहुत साफ सुथरी और शांतिपूर्ण थी। ना वहाँ कोई रिश्ते थे, ना उनकी गंदगी। कुछ महीनों में मैं एकदम ठीक हो गई। आश्चर्य होता है कि इस दौरान मायके या ससुराल कहीं से किसी ने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। फिर एक दिन बड़ी बुआ मुझसे मिलने आई। दुल्हन कैसी हो? सुनते ही अरसे बाद मुझे लगा कि मैं अभी बची हुई हूँ, मेरे अंदर भी स्पंदन है। जब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा तब लगा कि मेरे अंदर का कोई बांध टूट गया है। पता नहीं कब तक मैं रोती रही। फिर बड़ी बुआ ने ही बताया कि मेरे जाने के बाद मेरे ससुर जी को भी शिवेन और बिंदु की गंदी सच्चाई पता चल गई थी। वे इसे बर्दाश्त न कर सके और चूहे मार दवा खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वो घर तो मानो उजड़ ही गया दुल्हन, बड़ी बुआ अपने आंसू पोंछते हुए बताती गईं। 2-4 दिन बाद ही बिंदु काफ़ी रुपया गहना लेकर भाग गई। इसके कुछ दिनों बाद ही अस्पताल के डॉक्टर से अनुरोध करके मैंने अपने घर जाने की अनुमति ले ली। पता नहीं शिवेन से कैसा तो मोह था मुझको। सांझ के झुटपुटे में जब मैंने अपने घर का द्वार खटखटाया तो जानती हो वो द्वार किसने खोला? द्वार खोलने वाली और कोई नहीं, मेरी अपनी सगी छोटी बहन थी सिद्धि। जी जी कहकर वो मुझसे लिपट गई। मैं हक्का बक्का खड़ी थी उसका सुहागिन रूप देखकर। जी जी माफ़ कर दो, मैं ये ब्याह नहीं करना चाहती थी, लेकिन शिवेन जीजा ने जब मेरे लिए ब्याह का प्रस्ताव भेजा तो अम्मा ने मेरे लिए चटपट हाँ कर दी। वो बिलख कर रो पड़ी। तभी मेरी दृष्टि उसके उभरे हुए पेट पर पड़ी और मैंने स्वयं को संभाला। इतने में शिवेन भी दफ्तर से लौट आए थे। इस बार सचमुच मैंने पागलपन का नाटक किया। उन दोनों की दुनिया में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मानसिक चिकित्सालय के डॉक्टर मुझे जानते हैं, किसी न किसी नौकरी का बंदोबस्त कर ही देंगे। तू कभी कभी मिलने आएगी ना आरती? विजी रो रही थी, किंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संतुलित कर लिया। उसका स्टेशन आ चुका था। एक बार फिर उसका चेहरा भाव शून्य हो चुका था। बिना कुछ बोले वो शिवेन जीजा के साथ ट्रेन से उतर गई। एक बार पलट कर भी नहीं देखा। बहुत दिन बीत गए। एक बार किसी काम से बरेली जाना पड़ा तो विजी की याद आई। मेंटल हॉस्पिटल के रिसेप्शन काउंटर पर अपना नाम बताकर विजय लक्ष्मी से मिलने का अनुरोध किया तो कुछ ही देर में मेरे सामने नर्स की यूनिफॉर्म में विजी खड़ी मुस्कुरा रही थी। सच कहूँ, उसे इस रूप में देखकर बहुत अच्छा लगा। 2 दिन मैं उसके साथ रही। वो मुझे किसी डॉक्टर सुब्रमण्यम से मिलवाना चाह रही थी, किंतु संभवतः वे छुट्टी पर अपने घर गए हुए थे। फिर एक सप्ताहांत विजी ही मेरे घर आ गई। अच्छा लगा। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ वो आत्मविश्वासी भी हो गई थी। सखी, आज हजरतगंज घूमने का मन है, मस्त भाव से उसने कहा। वो सर्दियों की गुनगुनी दोपहर थी। मैं कार चला रही थी और विजी मेरे बगल में बैठी उत्सुक भोले बच्चे की तरह बाजार की रौनक देख रही थी। किसी चौराहे के ट्रैफिक सिग्नल पर मेरी कार रुकी तो विजी कुछ असहज सी लगी। सहसा कार की खिड़की पर मेरी दृष्टि गई। एक औरत हाथ पसारे भीख मांग रही थी। उसकी उंगलियों पर गंदी मैली पट्टियां बंधी थीं। स्पष्ट था वो कुष्ठ रोगिणी थी। विजी की तरफ खड़ी हुई वो कार का शीशा ठक ठक कर रही थी। इससे पहले मैं उससे कुछ कहती, ट्रैफिक सिग्नल हरा हो गया और मैंने कार आगे बढ़ा दी। कुछ आगे जाकर मैंने कार रोक दी। क्या हुआ विजी? वो इतना घबराई हुई थी कि कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। कुछ चैतन्य हो जाने पर विजी ने अपना मुंह खोला। जानना चाहोगी आरती, वो औरत कौन थी? मैं चुपचाप उसे देख रही थी। घृणा, क्रोध और वितृष्णा मानो उसके चेहरे पर पुत से गए थे। वो मेरे ससुर की रखेल, मेरे पति की तथाकथित बिंदु माँ थी। मैंने कभी उससे बद्दुआ नहीं दी आरती, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। वही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। मैंने उसकी ठंडी पसीने से तर हथेली अपने हाथ में ले ली। वो काँप रही थी। धीरे धीरे स्वयं ही सामान्य हो गई। मैं सोच रही थी कि ईश्वर ने न्याय तो किया विजी के साथ, किंतु पूरा नहीं। उसका घर संसार तो उजड़ ही गया, लेकिन मैं गलत थी जो उस परम पिता के न्याय पर संशय किया। विजी का पत्र आया था मेरे पास। आरती,
लगा था मेरा जीवन आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ मेरे सीनियर डॉक्टर सुब्रमण्यम हैं जो पग पग पर मेरे सहयोगी रहे हैं। वे मुझसे ब्याह करना चाहते हैं, किंतु शायद मैं शिवेन को भुला नहीं पाऊंगी, ऐसा लगता है। वे मेरे जीवन में आने वाले पहले पुरुष थे। तू ही बता सकी मैं क्या करूं? पत्र पढ़कर मैंने सिर पीट लिया। मूर्खा विजी शिवेन के नाम की माला जप रही थी, जबकि एक सुंदर भविष्य बाहें पसारे उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं विजी के पत्र का उत्तर सोच ही रही थी कि विजी स्वयं ही आ धमकी। सखी, तुझे एक अच्छी और एक बुरी खबर देनी है। बेहद संतुष्ट दिख रही थी वो। शिवेन मुझे फिर अपनाना चाह रहे हैं। मेरा प्यार सच्चा था ना, इसलिए, लेकिन सिद्धि नहीं रही। शिशु को जन्म देते समय उसका निधन हो गया। अब मुझे पल भर में सारी कहानी समझ में आ गई थी, किंतु आश्चर्य था कि प्यार में अंधी विजी शिवेन के स्वार्थ को क्यों और कैसे नहीं समझ पाई। वो बौखला गई थी शिवेन के आमंत्रण पर। मैं थोड़ी देर उसकी बौखलाहट देखती रही, फिर कहा, अपने अंदर थोड़ी परिपक्वता ला विजी। सोच, यदि शिवेन ने एक बार फिर तुझे धोखा दिया तब तू क्या करेगी? इतना कहकर मैं रसोई में कॉफ़ी बनाने चली गई। लौटकर कमरे में आई तो विजी दोनों हाथ गोद में धरे स्तब्ध बैठी शून्य में निहार रही थी। कमरे में सन्नाटा छाया था। कॉफ़ी का मग लेकर कुछ देर बाद वो स्वयं से ही बोली, तू सही कहती है आरती, मुझे डॉक्टर सुब्रमण्यम से ही विवाह करना चाहिए। शिवेन अपने स्वार्थ के लिए मुझे अपनाना चाह रहे हैं, जबकि डॉक्टर सुब्रमण्यम सच में मुझे प्यार करते हैं। कश्मकश में पड़ी थी मैं, दो राह पर खड़ी थी। अब सही राह चुनी है। ईश्वर करे कि यही राह सही हो। इसके चंद माह पश्चात ही एक सादे समारोह में विजी और डॉक्टर सुब्रमण्यम का विवाह संपन्न हो गया। किंतु विजी की कहानी का सुखांत यहीं पर नहीं हो जाता है। ब्याह के कुछ दिनों बाद जब मैं उससे मिलने पहुंची तो उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा देखकर मैं चकरा गई। विजी ने हंसकर बताया, ये सिद्धि का बेटा है। और इसी तरह विजी के नए जीवन का एक नया सुखद अध्याय आरंभ हुआ। अभी आप सुन रहे थे आभा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी आरंभ। हिंदी साहित्य की मनभावन कहानियाँ सुनते रहने के लिए अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।